हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। साथियों, आज है 14 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 अक्टूबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं आज। आज हम लोग डिटेल से उन पर बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग कल का रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में, फिर आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने क्या चीज़ें पढ़ी थी? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि रूस जो है अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ये 3 बंदरगाह में है दीनदयाल पोर्ट, बीओ चिदम्बरम पोर्ट और पारादीप पोर्ट। टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्वविद्यालयों की रैंकिंग आई। इसमें सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय जो लिस्टेड थे इसमें, उनके मामलों में भारत दूसरे पर रहा, पहले पर अमेरिका रहा। अक्टूबर 2025 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया, दीपिका पादुकोण को। इसके अलावा सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए जसप्रीत बुमराह। और एम्स दिल्ली ने देश का पहला रोबोटिक किडनी प्रत्यारोपण किया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल ये गोवा में आयोजित किया गया है, तीसरा संस्करण था। और हम लोगों ने पढ़ा था पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक एआई कंपनी में वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। वहीं पीएम मोदी ने नई दिल्ली में पीएम धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की है। और स्पेन ने महाराष्ट्र के साथ समझौता करके विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर नागपुर में स्थापित करने की बात करी है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, आपने किया रिवीजन। अब इसकी क्विज और पीडीएफ एमजेटी ऐप पर भेज दी जा गई है, तो आप जा करके वहां से प्राप्त कर सकते हो। ऑफर दिवाली का शुरू होने वाला है कल से, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। जो भी वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स वगैरह लेना है कल से आप लीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर भी आप पीडीएफ पा सकते हैं, रात को 9 बजे यहाँ पर टेलीग्राम पर भेज जाती है। पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल 2025 का किसे मिला है? तो इकोनॉमी के लिए नोबेल पुरस्कार ये मिला है जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हाविट को। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इकोनॉमी के लिए मैंने आपको बताया था 13 तारीख को मिलना है और बाकी का पहले ही अनाउंस हो गया था। तो इकोनॉमी का 13 तारीख को अनाउंस हो गया। अब 6 क्षेत्रों में अवार्ड मिल चुके हैं। तो ये इस बार का 3 अवार्ड जो मिला है व्यक्ति को, मतलब इकोनॉमी के लिए, इनमें से 2 को तो सेम पर्पज के लिए मिला है और 1 को सेम पर्पज के लिए, अलग पर्पज के लिए मिला है। जोएल मोइकोर जो हैं ये अमेरिका के हैं, फिलिप अगियन फ्रांस के और पीटर हाविट अमेरिका के हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें जोएल मोकियर को, जिनको अलग से मिला है एक कैटेगरी में, उनको क्यों मिला है? तकनीकी प्रगति के माध्यम से निरंतर विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए। और वहीं फिलिप अगियन और पीटर हाविट जो हैं, इन दोनों को रचनात्मक विनाश या कहें क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के माध्यम से निरंतर बढ़ने का सिद्धांत इन्होंने दिया है इकोनॉमी का। ओवरऑल जो इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी है, इसकी ग्रोथ के लिए इस बार का नोबेल डेडिकेट किया गया है। ऐसे ही ये हर बार इकोनॉमिक ग्रोथ का जो पर्पज होता है वो सेम ही होता है, कहीं न कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ का ये लोग मॉडल दिए रहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इकोनॉमी का नोबेल सबसे अंत में शुरू किया गया। बाकी नोबेल पुरस्कार 1901 से दिए जाने शुरू हुए, लेकिन इकोनॉमी का नोबेल 1969 से शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना। सबसे लेटेस्ट नोबेल पुरस्कार इकोनॉमी वाला ही है। अब तक 99 व्यक्तियों को दिया जा चुका है, अगली बार शतक लग जाएगा। अब 6 क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार हो गए हैं, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, सभी 6 क्षेत्र के पुरस्कार हो चुके हैं। तो पेश है आपके सामने लिस्ट सभी 6 नोबेल पुरस्कार विजेताओं की। ध्यान से देखिए लिस्ट। आप, मैं साइड हो जा रहा हूं, एक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद रिवीजन करते हैं। चलिए, तो अब शुरू करते हैं कि सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, तो इसमें मैरी ई ब्रांड को, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन साकागुची को मिला है। भौतिकी के लिए जॉन क्लार्क, मिशेल एस डोवेरेट और जॉन एम मार्टिनेस को मिला। रसायन के लिए रिचर्ड रॉबसन, सुसुम कितागावा और उमर एम ग्याकी को मिला। साहित्य का आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, और पीस का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीस का तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साहित्य का मिला है लास्जुलो होई के, हंगरी की हैं, और पीस का मिला है मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुला की हैं। इकोनॉमी का इन तीनों को मिला है जोएल मोकियर, फिलिप अगियन और पीटर हाविट को। सभी नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ये स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम पर और आरताई चैनल पर भी भेज दूंगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वहां से आप रिवीजन कर पाओगे। और कोशिश रहेगी आज दिन में इस पर ट्रिक की एक वीडियो आपको दे दी जाए, जिससे आपको आसानी से याद हो सके। अगला, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया?
तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस बार 13 अक्टूबर को मनाया गया। नाम से ही स्पष्ट है, इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण मतलब आपदाएं कैसे कम से कम आ सके, इसके लिए काम किया जाता है। आपदाओं को कैसे रोकोगे, रोक सकते हैं। जैसे मैंने आपको याद हो अभी कुछ दिन पहले ही बताया था, चक्रवात शक्ति। चक्रवात शक्ति जो है ये आ रहा है, ये गुजरात के तटों पर आया, श्रीलंका ने नाम दिया है। तो नामकरण वाली प्रक्रिया में ही मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि ये नामकरण इसलिए दिए जाते हैं जिससे रिकॉर्ड्स रखे जा सके। रिकॉर्ड रखे जाएंगे तो फिर ये पता लग पाएगा कि ये वाला जो था इतने इंटेंसिटी से आया था, इस जगह से, इस सागर में इस जगह से उठा था, तो इतनी दूर तक ये अपना इफेक्ट डाला था, मतलब वहां पर जान माल का नुकसान पहुंचाया था। तो फिर अगली बार वही फिर गलती करोगे? नहीं, अगली बार क्या करोगे, अब फिर से वहीं आसपास से उठा है तो कम से कम 5-10 किलोमीटर अंदर तट तक ये नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए उसको पहले से ही खाली करवा लो। तो इससे आप न्यूनीकरण कर वो पाओगे, मतलब कि आपदा जो आएगी उससे जितना इफेक्ट होना था, इम्पैक्ट जितना डालना था, उससे कम हो पाएगा। दूसरा तरीका, ये तो मैं आपको चक्रवात का बताया। दूसरा, भूकंप के केस में, जैसे भूकंप भी एक आपदा है। भूकंप आता है तो जब भी बिल्डिंग बनाओ, जब भी घर बनाओ, तो भूकंप रोधी बनना चाहिए, उसको इस हिसाब से मजबूती देना चाहिए कि वो भूकंप आने पर ढहे नहीं। इसके अलावा बाढ़ आए अगर, तो बाढ़ अगर पानी अचानक बढ़ता है तो उसकी प्रक्रिया बनानी चाहिए कि कैसे पानी को डाइवर्ट किया जाए, तो इस प्रकार से आप बाढ़ के समय में बच सकते हो। सूखा ना आने पाए तो इसके लिए प्रॉपर इंतजाम कर सकते हो। मतलब ओवरऑल जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं और उनसे बचने के लिए यहाँ पर काम किया जाए। वन लगाओ, पेड़ लगाओ, सबसे बड़ी बात तो यही है। अगर वनीकरण किया जाए, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए जाएं, तो वैसे ही प्रकृति में संतुलन बना रहेगा। उत्तराखंड वगैरह में आप देखते हो अक्सर लैंडस्लाइड होती है, क्यों हो रही है इतना? वहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पेड़ों को काट काट कर। वो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ों पर जब पेड़ रहते हैं ना, वो पहाड़ी कौन सा पहाड़ है, हम लोग जब भी पहाड़ दिमाग में आता है तो सोचते हैं वो मध्य प्रदेश वाला पहाड़, छत्तीसगढ़ वाला पहाड़ जो बिल्कुल पत्थर जैसा रिजिड होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर मिट्टी मिट्टी के टीले भी हैं। तो ऐसे जब मिट्टी के टीले हैं तो जब वहाँ पर पेड़ पौधे लगे रहते हैं तो वो अपने साथ जड़ों के साथ मिट्टी को जमा कर रखते हैं, वो अपने साथ एकत्रित करके रखे रहते हैं। लेकिन जब पेड़ों का कटान कर दोगे, पेड़ वहाँ पर सब हटा दिए जाएंगे, तो फिर वो वैसी मिट्टी का टीला ही बना रहेगा। तो कभी भी वो ढह सकता है, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है, और आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। खैर, तो हम लोग बात करेंगे, बाकी सब आपने समझ लिया इसके बारे में। थीम भी याद रख लो, थीम है इस बार का फंड रिसाइलियंस नॉट डिजास्टर। ठीक है, आपदाओं के लिए नहीं बल्कि लचीलेपन के लिए धन जुटाएं। ठीक है, तो 1989 में इसकी शुरुआत हुई, यूएनजीए के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। अब ये महत्वपूर्ण दिवस है, अक्टूबर मंथ में अभी तक आए हुए कई दिन हो गए, तो आज रिवीजन करेंगे। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 4 से 10 अक्टूबर विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, और 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। 6 अक्टूबर को ही विश्व पर्यावरण दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। याद रहे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, आपदा न्यूनीकरण जोखिम दिवस। देखो, जो भी जलवायु से, पर्यावरण से, ग्लोबली वार्मिंग से, इन सब से रिलेटेड दिवस होंगे ना, और बालिकाओं और महिलाओं से दिवस होंगे, इनका आप एक अलग से लिस्ट बना करके लिख लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन समझ लो कि जब भी दिवस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 80% में यही रहेगा। या तो वो जलवायु, पर्यावरण या पृथ्वी से संबंधित कोई दिवस रहेगा, या फिर महिलाओं से रिलेटेड कोई दिवस रहेगा, महिला बालिका वगैरह से। ठीक है, तो इसको आप याद कर पाएंगे। मैं आपको अक्सर रिवीजन में बता ही देता हूँ एक ही बार में सब। अमेरिका ने हाल ही में चीन पर 100% टैरिफ बढ़ा करके कुल कितने प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया है? तो अमेरिका ने ना चाइना पर 100% का एक्स्ट्रा टैरिफ इम्पोज कर दिया है। अमेरिका ने कहा कि भाई अब चाइना पर लगेगा 130% का टैरिफ। 30% यहाँ पर पहले लगता था, अब 100% का और बढ़ा दिया गया है। तो टोटल 130% का अब टैरिफ लगने जा रहा है चाइना पर। कब से लगेगा? 1 नवंबर से लगेगा। मैंने आपको इस पर भी डिटेल में वीडियो दी हुई है, इस वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें पूरा डिस्कशन किया गया है अच्छे तरीके से, और अमेरिका और चाइना के ट्रेड के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया है, अच्छे से समझाया है कि देखो इसके पीछे एक्चुअल में चाइना ने एक्शन लिया, उसके रिटेलरी एक्शन में अमेरिका ने ऐसा किया है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका अचानक से लगा दिया,
एक्चुअल में 9 अक्टूबर को पहले चाइना ने क्या किया कि जो उसके रेयर अर्थ मिनरल थे, उसके पास 17 रेयर अर्थ मिनरल है, 17 प्रकार के, उनमें से 12 प्रकार पर उसने प्रतिबंध लगा दिया कि हम इस 12 प्रकार के रेयर अर्थ मिनरल को किसी को नहीं बेचेंगे। अब जब वो 12 प्रकार के रेयर अर्थ मिनरल पर बैन लगा दिया एक्सपोर्ट पर, तो ट्रंप गए चिढ़। ट्रंप को लगा यार इससे हमें सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ये अगर 12 प्रकार के रेयर अर्थ मिनरल अपने यहाँ यूज करेगा, अपने यहाँ ही ये बनाएगा चिप्स वगैरह सब कुछ, तो ये धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ेगा, जीपीयू वगैरह ज़्यादा बनेगा, एआई में ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, एआई का ही जमाना आने वाला है। तो ऐसे में अब ट्रंप ने क्या किया कि तुम जब अपने यहाँ कंट्रोल लगा दिए हो तो हम भी बढ़ा देंगे टैरिफ। इन्होंने कहा कि अब से 1 नवंबर 2025 से 100% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा तुम पर। तो 30% पहले लगता था, 100% एक्स्ट्रा, यानी कि ये 130% का कुल टैरिफ हो गया। अभी तक की दशा में क्या था कि भारत और ब्राज़ील पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगता था 50%, दुनिया में किसी भी देश की अपेक्षा सबसे ज़्यादा अमेरिका लगाया था, लेकिन अब इसे चाइना के लिए डबल से भी बढ़ा दिया है। चाइना अब दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ की मार झेलने वाला देश बन गया है अमेरिका द्वारा, 130% टैरिफ। ये टैरिफ का मतलब क्या है? क्या चाइना को कोई मतलब चाइना में लगा हुआ है? नहीं, ये अमेरिका में चाइनीज सामान के लिए लगा है। ये बात आपको समझना होगा। ऐसा नहीं कि चाइना पूरी दुनिया से अलग थलग हो गया, बस चाइना अपना सामान जब अमेरिका बेचने जाएगा तो उसे 130% एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक है ना, टैरिफ के रूप में। चलिए, तो 9 अक्टूबर को चीन ने ये 12 दुर्लभ मृदा धातु के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। ओके, बाकी सब आप जानते हो, मुद्रा ऋण में भी है, याद रखना। अगला, भारत पर 50% टैरिफ है, ठीक है ना। ई बुक्स हो, वीडियो कोर्सेज हो, जो भी है ये कल के बाद आप लेना, क्योंकि कल से शुरू हो रहा है ऑफ़र। तो कल से दिवाली ऑफ़र स्टार्ट होगा और उससे आप तब लोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अपने पास स्टडी मटेरियल्स हैं, बहुत ही किफ़ायती दामों पर भी हैं, ऑफर्स में और ज़्यादा कम हो जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा पूरी लिस्ट तैयार करवा दूँ, जिससे आपको सबको पता लग पाए कि आपके अनुसार आपको क्या चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी MZT ऐप पर। और अगर MZT ऐप इंस्टॉल कर रखे हो तो विजिट करो और देखो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसको आप लेना चाहते हो। अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान तालिबान के विदेश मंत्री भारत की 8 दिवसीय यात्रा पर आए। इनका क्या नाम है? तो अफगानिस्तान तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ये भारत पर 8 दिवसीय यात्रा पर आए हैं और इनसे भारत के बीच में कई सारी डील भी हुई हैं। इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे। इस पर भी मैंने आपको डिटेल वीडियो दी हुई है। ट्रेंडिंग टॉपिक के सेशन में मैं आपको डेली एक वीडियो देता हूं जो वो डिटेल एनालिसिस वाली होती है और उसमें भी बहुत सारे बड़े मुद्दे होते हैं जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली अब आके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। यही कारण है कि MZT एजुकेशन से 100% क्वेश्चन आपके आज के टाइम के एग्जाम में मिल रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पर जियो पॉलिटिक्स या वर्ल्ड इशूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप देख रहे हो पिछले 3 सालों से 4 सालों से बहुत ज़्यादा ग्लोबल इशूज़ हो रहे हैं। तो ऐसे में क्वेश्चंस भी ग्लोबल इशूज से ज़्यादा बन रहे हैं। राष्ट्रीय घटनाओं से कम बन रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से ज़्यादा बन रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को आप ट्रेंडिंग टॉपिक वगैरह जो हमारा सेक्शन है उससे कवर कर सकते हो, इसलिए वो वीडियोज़ भी देखा करो। खैर, विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी हैं ये भारत की 8 दिवसीय यात्रा पर थे और 8 दिवसीय यात्रा अभी भी है। इस दौरान देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, क्या क्या चीज़ की घोषणाएं की गई। तो सबसे पहले अफगानिस्तान में अपना नया दूतावास खोलने की भारत ने घोषणा कर दी है। 2021 में जब तालिबान ने तख्ता पलट किया था अफगानिस्तान में, अशरफ गनी वहाँ पर देश छोड़कर भागे थे, तब से किसी भी देश ने उनको मान्यता नहीं दी थी। सभी देश ने अपनी अपनी एम्बेसीज वहाँ से बंद करके चली आए थे। लेकिन अभी कुछ महीनों पहले रूस पहला देश बना जो सबसे पहले अफगानिस्तान तालिबान को मान्यता दिया एज ए न्यू कंट्री। अब देखो, कुछ लोग का क्वेश्चन आ रहा था कि अफगानिस्तान देश तो है तो उसमें मान्यता देने वाली क्या बात है। देखो, तालिबान जब आया ना, अफगानिस्तान का जो भी स्ट्रक्चर था वो सब उसको अनएक्सेप्टेबल कर दिया और उसके बाद नया तरीके से अपना सृजन किया। जैसे तख्ता पलट तो और भी देशों में होता है, पाकिस्तान में तो आप जानते हो कितनी बार हो चुका है, नेपाल में हुआ है, सब जगह। लेकिन वो लोग ये नहीं करते हैं कि हम आ गए हैं तो हम नया अपना झंडा लगाएंगे, नया कानून बनाएंगे, नई करेंसी लॉन्च करेंगे, नया वो संविधान बना देंगे। ये नहीं करते हैं। अगर कोई ये कर दे तो मतलब कि वो पुराने वाले देश को एक्सेप्ट नहीं करता है, अब नया देश अपना सृजित कर दिया है। तालिबान के केस में कुछ ऐसा ही है।
तालिबान जब आया तो उसने अपना नया झंडा लॉन्च कर दिया, अफगानिस्तान के फ्लैग को मानना बंद कर दिया, अपने प्रकार का पूरा मंत्रालय, नाम भी बदल गया, देश का भी नाम बदल दिया, है ना, इस्लामिक स्टेट्स ऑफ रिपब्लिक तालिबान अफगानिस्तान तालिबान ऐसे करके है कुछ, पूरा नाम है उसका। खैर, तो ये सब चीज़ें कर दिया, तो इसलिए ये कहा जाता है अक्सर इस संदर्भ में कि अफगानिस्तान तालिबान को कौन कौन मान्यता दे रहा है, कौन कौन नहीं। तो अभी रूस पहला देश है, इकलौता देश है जिसने मान्यता दिया है। भारत ने अभी मान्यता नहीं दिया है, लेकिन भारत ने अमेरिका को चिढ़ाने के लिए अपना दूतावास वहाँ पर खोलने की जरूर घोषणा कर दी है। साथ ही साथ भारत ने 20 एम्बुलेंस मदद के रूप में वहाँ पर देने की घोषणा कर दी है। 5 तो तुरंत दे दिए हैं, 15 बाद में जाएगी। इसके अलावा देखिए, अब वहाँ पर भारत से रिश्ते भी सुधरेंगे। उन्होंने इनवाइट किया है भारत को कि भारत आए, हमारे यहाँ रेयर अर्थ मिनरल एक्सप्लोर करे। हमारे यहाँ रेयर अर्थ मिनरल भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ और हो सकता है गैस भी मिल जाए, हो सकता है तेल भी मिल जाए। तो जो भी चीज़ें हमारे खनिज हैं उनको एक्सप्लोर कर सकता है भारतीय कंपनियों को हम इजाज़त दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात हो गई भाई। वहीं अमेरिका अफगानिस्तान तालिबान में बगराम एयरबेस दोबारा वापस पाना चाह रहा है था, जिसको तालिबान ने साफ तौर से मना किया कि नहीं, कुछ नहीं देंगे, अब ये हमारी टेरिटरी है, यहाँ दिखाई मत पड़ना। वहीं पर इंडिया को खुले तौर पर इनवाइट कर रहा है। तो ये जियोपॉलिटिक्स में एक बढ़ता वो है। और दूसरी बात, उधर पाकिस्तान खिसिया करके उस पर अटैक किया, तो तालिबान की तरफ से भी, अफगानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान पर पुरजोर फायरिंग हो रही है, बढ़िया युद्ध चल रहा है। 200 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक भी मारे जा चुके हैं। खैर, अफगानिस्तान तालिबान जो है इसकी राजधानी तो काबुल में ही है। मुद्रा इसकी अफगानी है। सुप्रीम लीडर इसके हैं हिबतुल्लाह अखुंदजादा, ये इसके सुप्रीम लीडर हैं। ये जो आए हैं आमिर खान मुत्ताकी, ये विदेश मंत्री हैं। अगला मैप में देखना चाहो तो देखिए, ये रहा अपना प्यारा भारत, बगल में पाकिस्तान है और इधर है ये अफगानिस्तान। अब ये अफगानिस्तान तालिबान है, ठीक है ना, अफगानिस्तान तालिबान, पूरा नाम इसका इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान तालिबान है। इस्लामाबाद की तरफ ये खूब बढ़िया से हमले कर रहे हैं। अभी आज के टाइम पर एक नया युद्ध छिड़ चुका है दुनिया में। आगे, एक वर्ष में 1000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला बल्लेबाज कौन बने? एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन बना देने वाली तो पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ये बन गई हैं कौन? स्मृति मंधाना। भारतीय भी हैं और दुनिया की पहली भी खिलाड़ी हैं, वेमेन खिलाड़ी। महिलाओं में ध्यान रखना, पुरुषों में बहुत लोगों ने बनाए हैं, महिलाओं में ये पहली बन गई हैं जो एक कैलेंडर। एक्चुअल में क्या होता था, पहले के टाइम पर इतना ज़्यादा विमेंस का मैच होता नहीं था। आज के टाइम पर जितने पुरुष के भी मैच हो रहे हैं, जैसे लगातार शेड्यूल रहता है, ऐसे महिलाओं के भी मैच लगातार स्केड्यूल रहते हैं। तो ज़्यादा मैच खेलोगे तो ज़्यादा जो बेहतर खिलाड़ी होगा ज़्यादा रन बनाएगा। तो ऐसे में एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बनी है। अच्छा, इन्होंने अपनी महिला वनडे करियर में 5000 रन भी पूरे कर लिए हैं। मिताली राज के बाद ये दूसरी भारतीय भी हैं। और दुनिया में अगर देखा जाए तो 5वीं बैट्स विमेन हैं जिन्होंने ये कारनामा या ये उपलब्धि हासिल की हुई है। खैर, इस मैच को भारत हार गया, लेकिन रिकॉर्ड इनके नाम हो गया। अभी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप चल रहा है। इस वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहा है, लेकिन भारत की स्थिति कमजोर नजर आ रही है। देखना होगा कि ये आगे पहुंच पाती है कि नहीं। अभी हालांकि चांसेस हैं। हाल ही में बीएसएफ में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनाई गई हैं भावना चौधरी। भावना चौधरी को आप देखिए, हिस्टोरिक हुआ है ये। इंस्पेक्टर भावना चौधरी बिकम्स द फर्स्ट विमेन फ्लाइट इंजीनियर इन बीएसएफ एयर विंग। बीएसएफ की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एयर विंग है उसमें ये फ्लाइट इंजीनियर होंगी। तो बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने इन्हें फ्लाइंग बैज प्रदान किया। इनकी नियुक्ति की ऑफिशियल घोषणा की हुई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और दलजीत सिंह चौधरी जी इसके वर्तमान महानिदेशक हैं। जीवन पर्यंत कर्तव्य इसका मोटो है। मोटो भी आपसे पूछा जाएगा। बीएसएफ एक सीएपीएफ है, यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का हिस्सा है। 7 प्रकार की सीएपीएफ होती हैं, 6 से 7 प्रकार की। तो उसमें सीएपीएफ में मैंने आपको बताया है कि ये गृह मंत्रालय के तहत आने वाली फोर्सेज हैं। इन्हें पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं। ये अपनी पूरी तरीके से मिलिट्री फोर्स नहीं है, ये पैरामिलिट्री है, यानी अर्धसैनिक बल है। और जो सैनिक बल हैं, यानी थल सेना, वायुसेना, नौसेना, ये रक्षा मंत्रालय के तहत आती है। ठीक है। अगला, अक्टूबर में आयोजित फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा की गई इस बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता हुआ है लापता लेडीज ने। लापता लेडीज ने सबसे ज़्यादा 13 अवार्ड जीते हैं इस फिल्म फेयर में।
फिल्म फेयर का इस बार का आयोजन अहमदाबाद में किया गया, ये बात याद रखना, अहमदाबाद गुजरात में किया गया। और जो होस्ट रहे, हालांकि ये सब नहीं पूछा जाता है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ये आयोजन पूछा जाता है, होस्ट रहे वो रहे शाहरुख खान। एक बार फिर से, ये आपको दिख भी रहे हैं, शाहरुख खान ये होस्ट रहे, आयोजन पूछा जाएगा, इसे याद रखना। विजेताओं में अगर बात करें तो लापता लेडीज को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, संस्करण इसका 17वां था। ठीक है, मैं आयोजन लिख ही दे रहा हूँ क्योंकि आयोजन एक बार पूछा गया था। आयोजन अहमदाबाद गुजरात में हुआ है, अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। ठीक है, बेस्ट फिल्म लापता लेडीज और बेस्ट एक्टर का खिताब अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को मिला है। देखिए अब दो दो मिल रहे हैं ना बेस्ट एक्टर का अवार्ड। अभी देखिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 2 को मिला था, विक्रांत मैसी को और शाहरुख खान को 2 को मिला था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का। यहाँ पर बेस्ट एक्टर अभिषेक बच्चन को और कार्तिक आर्यन को मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है और बेस्ट डायरेक्टर किरण राव को लापता लेडीज फिल्म के लिए। बाकी तो ये सब है ही, लापता लेडीज ने सबसे ज़्यादा 13 अवार्ड्स जीते हैं। ठीक है, एक और चीज़ मैं याद करवा दूं आपको, ऑस्कर 2025-26 के लिए इस बार के लिए ऑफिशियल एंट्री भेजी गई है होम बाउंड को, होम बाउंड। ठीक है, ये याद रखना, ऑफिशियल एंट्री पूछा जाएगा आपसे। पिछली बार लापता लेडीज भेजी गई थी भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि। अच्छा, और मैंने आपको बेस्ट एक्टर बताया ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, और अभी दादा साहब फाल्के मिला है मोहनलाल को, मलयालम एक्टर हैं, उनको मिला है दादा साहब फाल्के, वो भी याद रखना। अक्टूबर 2025 में आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया? तो आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक अभी बनाए गए हैं सोनाली सेन गुप्ता। सोनाली सेन गुप्ता ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगी आरबीआई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कई सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 1 गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो सोनाली सेन गुप्ता भी ऐसे ही होंगी। इंडियन ओवरसीज बैंक के बोर्ड में ये आरबीआई में नामित निदेशक के रूप में काम कर चुकी हैं। तो ये अब आगे 3 प्रमुख विभागों को देखभाल करेंगी, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण, वित्तीय समावेशन और निरीक्षण विभाग। आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है आरबीआई का। अगला, ये कुछ और नियुक्तियां हैं, रिवीजन करेंगे। खालिद अल एनानी ये यूनेस्को के नए महानिदेशक हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका नाम याद रखना, आंद्रे अजोले की जगह पर आए हैं। आशीष पांडे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ, कल्याण कुमार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ये एनसीसी के महानिदेशक, प्रवीर रंजन सीआईएसएफ के और प्रवीण कुमार आईटीबीपी के महानिदेशक बने हैं। शिरीष चंद्र मुर्मू भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बने हैं। आर वेंकटरमणी ये अटॉर्नी जनरल फिर से कार्यकाल बढ़ा है। शैलेश चंद्रा टाटा मोटर्स के एमडी सीईओ बने हैं। ठीक है, अगला, इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर पर समझौते के लिए शर्म अल शेख सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अभी कल के दिन यानी 13 अक्टूबर को शर्म अल शेख में, जो कि मिस्र में एक जगह है, वहीं पर शर्म अल शेख सम्मेलन हुआ। तो इस सम्मेलन में क्योंकि ट्रंप ने इसको बुलाया था और ट्रंप और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्र के, दोनों ने, अब्दुल फतह अल सीसी, दोनों ने मिल करके इसकी सह अध्यक्षता की। ये सम्मेलन था गाजा पीस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सिग्नेचर करने का। वो सिग्नेचर किसके लिए? गारंटी के लिए। मैंने कल इस पर भी आपको वीडियो दी है। देखो, ट्रेंडिंग टॉपिक का वीडियो देता हूँ तो आपका साथ साथ मेरा भी फायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है मेरा? मैं आपको डिटेल में जब समझाने के लिए वो टॉपिक अच्छे से रिसर्च करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, तो उसकी पूरी कहानी, एक्चुअल कहानी क्या होती है मुझे भी पता चल जाती है। अक्सर डेली करंट अफेयर में 5-6 लाइन के एक्सप्लेनेशन में कई बार बहुत सारी चीज़ें दबी रह जाती हैं, मेन कारण समझ में भी नहीं आता। फैक्ट क्योंकि पढ़ाना रहता है डेली करंट अफेयर में, जो एग्जाम में पूछा जा रहा था। लेकिन जब आप ये चीज़ें पढ़ोगे, ट्रेंडिंग टॉपिक वाली वीडियो देखोगे, तो इससे ना अच्छी समझ विकसित होगी, आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो जब ये पता लग जाएगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो आपको अच्छे से कभी भी मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप भूलोगे नहीं, रट्टन विद्या वाला काम नहीं रहेगा, है ना। तो चलिए, तो ये वीडियो आप देखिएगा जरूर। कल वाली जो आई है, ट्रंप ने इनवाइट किया था पीएम मोदी को, पीएम मोदी नहीं गए, उसके पीछे क्या राजनीतिक कारण थे वो भी मैंने आपको बताया था उस वीडियो में। तो मध्य एशिया का सबसे बड़ा सम्मेलन था शर्म अल शेख सम्मेलन, जिसमें 20 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि आए थे, और जिसमें फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के कीर स्टारमर, जॉर्जिया मेलोनी, इटली की, ये सब भी शामिल हुए थे। तो सह अध्यक्षता की अब्दुल फतह अल सीसी और डोनाल्ड ट्रंप ने।
और इसने सबने क्या किया, ये सब आए थे गाजा पीस प्लान को लेकर सिग्नेचर करने के लिए कि हम गारंटी दे रहे हैं हमास वालों, तुम हॉस्टेज को रिहा कर दो। और हमास ने किया भी। ऐतिहासिक रूप से अभी तक 20 हॉस्टेजेस छोड़े हैं जिंदा, ठीक है, और 4 तो जो है वो मुर्दा छोड़े हैं। टोटल 24 छोड़े हैं, अभी 24 और बाकी हैं। मैं आपको बता भी चुका हूँ वीडियोस में कि 48 हॉस्टेजेस अभी तक थे, जिसमें 20 जीवित थे, 28 मृत थे, लेकिन 24 को अभी छोड़ा गया है, 4 बॉडीज और 20 जीवित लोगों को छोड़ा गया है। अभी आधा है उनके पास, ठीक है, हमास के पास। खैर, तो पीएम मोदी की जगह पर भारत की तरफ से कौन गया था, विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह गए थे। इनका नाम भी पूछा जाएगा आपसे, ये याद रखना। तो 13 अक्टूबर को शर्म अल शेख में ये हुआ था गाजा पीस प्लान, और 20 सूत्रीय जो उन्होंने सुझाव दिए थे वो तो मैं आपको पीछे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। 9 अक्टूबर को लेकर के सीज फायर पर पहला फेज शुरू हुआ था लागू। और थोड़ा मैप में भी दिखा देता हूँ, जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप आओगे ईरान, इराक, सीरिया वगैरह छोड़ते हुए, तो ये रहा इसराइल, है ना, इसराइल है, और इसराइल के बाद ये है इजिप्ट। इजिप्ट के ही शर्म अल शेख में यहाँ पर मीटिंग हुई है। इसराइल और गाजा के बीच में ये जो लड़ाई हुई उसके लिए यहाँ पर मीटिंग हुई है। ओके, चलिए अगला। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य घोषित किया गया? तो अभी IUCN की मीटिंग हुई थी अबू धाबी में, बताया था मैंने ना कुछ दिन पहले। तो उस IUCN की मीटिंग में एक नया सदस्य अब ऐड कर लिया गया है, वो सदस्य है आर्मेनिया। कौन सा सदस्य देश है? आर्मेनिया। अब आर्मेनिया भी ऑफिशियल IUCN का मेंबर होगा। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मैंने आपको IUCN के रेड लिस्ट या येलो लिस्ट सब के बारे में बोला है। जब कोई प्रजाति, कोई जीव जो विलुप्त होने लगती है और IUCN की लिस्ट में है वो प्रजाति, तो फिर उसे दुर्लभ कैटेगरी में या रेड लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन प्रजातियों का रेड डाटा बुक तैयार करता है? तो IUCN तैयार करता है, यही वो संस्था है जो तैयार करती है, ठीक है। तो इसका अभी संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में सम्मेलन आयोजित किया गया था, विश्व संरक्षण कांग्रेस, IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस। इसमें भारत भी गया था। तो इसी में अब इसको नया मेंबर के रूप में ऐड कर लिया गया है आर्मेनिया को। क्लियर है ना? चलिए, यहाँ की आर्मेनिया की राजधानी येरेवन होती है। वहागन खाचतूरियन ये इसके राष्ट्रपति हैं। आर्मेनियाई द्राम यहाँ की करेंसी है, करेंसी याद रखना, आर्मेनियम द्राम। अब मैप में देख लेते हैं कहाँ पर आर्मेनिया। तो देखिए, जैसे ये है अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप आओगे यूरोप साइड में, तो यूरोप में नहीं, एशिया में ही रहोगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इसको छोड़कर ऊपर आओगे, ये रहा आर्मेनिया। यहीं पर है अजरबैजान, ये है अजरबैजान। दोनों में ठनी रहती है, दोनों में युद्ध होता रहता है। भारत आर्मेनिया का पक्ष लेता है, आर्मेनिया को हथियार वगैरह भी बेचता है। अजरबैजान जो है ये हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में रहता है, ठीक है जी। तो ये आर्मेनिया याद रखना। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर वगैरह कीजिएगा। PDF इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए करे या किसी क्वेश्चन पर डिस्कशन करना हो, बेधड़क आप कमेंट किया करो। कल मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन, किस देश की राजधानी नगेरुलमुद है? तो पलाऊ की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई? 2012 से हुई थी। आज आपको क्या बताना है कि भारत में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा ये। तो बताइए, जसप्रीत बुमराह सभी प्रारूप में 50-50 मैच खेलने वाले टोटल कौन से में खिलाड़ी हैं ओवरऑल, है ना? ये पहले तो तेज गेंदबाज हैं, लेकिन ओवरऑल कौन से खिलाड़ी हैं ये बताइएगा। तो दोनों क्वेश्चन के बारे में जो भी पता हो, जो भी डिटेल में आता हो वो आप बताइए। संकल्प बैच जिनको ज्वाइन करना है वो भी परसों से ज्वाइन करना, कल से ज्वाइन करना, और जिनको GS सफलता ज्वाइन करना है वो भी कल से ज्वाइन करना। आप ऑफर का फ़ायदा उठा पाओगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।